हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर एथिक्स सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज की। नाउ दिस टॉपिक इज रिलेटिवली इजियर। इसमें वो क्या करता है, यूजुअली हमसे वैल्यूज पूछता है और उनकी सिविल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में रेलेवेंस पूछता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये वैल्यूज हैं वो तुम्हें अपने आंसर्स में दिखानी है। जो भी केस स्टडीज तुम लिख रहे हो, ठीक है, उसमें तुम्हें इन वैल्यूज का यूज दिखाना है, क्योंकि बिकॉज केस स्टडीज यूजुअली क्या आती हैं व्हेनेवर यू आर एक्टिंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। तो कुछ वैल्यूज होती हैं जो तुम्हें जस्टिफिकेशन की तरह यूज करनी है कि बेस्ड अपॉन दीज वैल्यूज यू आर टेकिंग दिस एक्शन। तो ऐसी वैल्यूज को तुम्हें अपने आंसर्स में कोट करना होगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल, कि उन वैल्यूज की रेलेवेंस क्या है और उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो लेटर विल बी डिस्कसिंग द पीवाईक्यूज, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, अब इस डेफिनेशन को अच्छे से रट लो। इट इज अ नेचुरल और इनहेरेंट कैपेसिटी टू एक्वायर सर्टेन स्किल्स और एबिलिटी थ्रू अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब ये नेचुरल और इनहेरेंट होती है। अब तुम सोचो कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या फर्क होता है। एप्टीट्यूड है हमारा नेचुरल और इनहेरेंट। ठीक है, इट कैन बी बोथ मेंटल एंड फिजिकल। जैसे एग्जांपल दो मेंटल एप्टीट्यूड के, लियोनार्डो डा विंची, एस रामानुजम। और फिजिकल एप्टीट्यूड, मिल्खा सिंह, मीराबाई चानू, या फिर उसेन बोल्ट देख लो। वाई ही इज एबल टू परफॉर्म बेटर, क्यों ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड ऐसा है, नेचुरल कैपेसिटी है। बी एट उसका फिजिकल देख लो, फिजिकल में क्या है, जैसे उसकी काफ मसल्स हो गई, वो बहुत स्ट्रांग है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी हाइट। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से जो उसका एप्टीट्यूड है, दैट मेक्स हिम द फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑन द प्लैनेट। ठीक है, तो ये होता है हमारा एप्टीट्यूड। इट कैन बी बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। अब एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, अब जैसे सचिन के केस में देखते हैं, सचिन तेंदुलकर वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर, बट अगर ऐसा होता तो क्या आज हमें एक लेजेंड मिलता सचिन की तरह? नहीं ना। तो इसीलिए एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिज कोच हेल्प्ड हिम आइडेंटिफाई दैट यू शुड नॉट बी अ फास्ट बॉलर, बल्कि यू शुड बी अ बैट्समैन। ऐसे ही माई भाई के केस में देख लो, धोनी। धोनी वांटेड टू बी अ गोलकीपर। ठीक है, बट उसके कोच ने उसे हेल्प किया एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करने में, दैट यू शुड बी अ विकेट कीपर और अ बैट्समैन रादर देन अ गोलकीपर। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, वी गॉट ग्रेट प्लेयर्स, उनको अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ मिली, दे वर एबल टू डू वंडर्स। ठीक है, तो एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब अपने आंसर्स में कुछ कोड्स डाल देना रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, जब भी वो पूछे कि एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इट इज एन इननेट इंटेलिजेंस और फिजिकल कैपेसिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। और अब अगर वो पूछे कि लीडरशिप के रिस्पेक्ट में एप्टीट्यूड की क्या जरूरत है, तो ये लिख देना, इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड लीडर एंड अ ग्रेट लीडर। ऑलराइट, अब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच का डिफरेंस सोचो क्या होना चाहिए। जैसे कि बोला था, एप्टीट्यूड होता है इननेट या फिर नेचुरल, और हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि एटीट्यूड जो है दैट इज लर्नड कैपेसिटी, जो एक्वायर की जाती है। ऑलराइट, तो अब मुझे ये बताओ कि एप्टीट्यूड या एटीट्यूड में से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होगी हमारे लाइफ में करियर प्रोस्पेक्ट्स, हमारी ग्रोथ डिटरमाइन करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं हमारा एल्टीट्यूड। तो जब भी डिफरेंस आए उन दोनों के बीच में, ये डायग्राम हमेशा बनाकर आना अपने आंसर्स में। तो देयर इज अ सेइंग दैट इट इज नॉट योर एप्टीट्यूड बट योर एटीट्यूड दैट विल डिटरमाइन योर ऑल्टीट्यूड। अब हम स्पोर्ट्स से ही एग्जांपल देखें, ऐसे एग्जांपल्स ना अपने आंसर्स में डालकर आना, ताकि अपना आंसर अच्छा डाइवर्स लगे। अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स के यूज करो, माइथोलॉजी के यूज करो, आईआर के यूज करो। अब देख लो सचिन और काम्बली, विनोद काम्बली, दे स्टार्टेड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, बट because of attitude सचिन became one of the greatest players। on the other hand कामली बहुत जल्दी रिटायर हो गया। ठीक है, तो सही एटीट्यूड भी होना चाहिए एप्टीट्यूड के साथ हमारे लिए, तभी हमारी अच्छी ग्रोथ होगी। तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कितनी भी अच्छी तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी हो, ठीक है, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज चेंज नहीं करोगे, तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अपना एटीट्यूड ठीक रखना चाहिए। अब दोनों के बीच में कोर डिफरेंस क्या है, एप्टीट्यूड इज मेंटल एंड फिजिकल, एटीट्यूड खाली मेंटल कैपेसिटी होती है, क्योंकि हमने देखा था।
ठीक है, इट इज अ प्री डिस्पोजिशन टू थिंक, फील एंड एक्ट इन अ सर्टेन वे। फिर एप्टीट्यूड डिफाइन करता है व्हाट यू विल डू इन लाइफ, और एटीट्यूड डिफाइन करता है कि हाउ यू विल डू इन लाइफ। राइट। अब अगर हम देखेंगे सिविल सर्वेंट्स के रिस्पेक्ट में क्यों एप्टीट्यूड जरूरी है, तो सेकेंड एआरसी ने बोला है, ये सेकेंड एआरसी हमेशा अपने आंसर्स में कोट करो जब भी ऐसी बात कर रहे हो एप्टीट्यूड वगैरह की। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि हमें एक होलिस्टिक एप्टीट्यूड की जरूरत है। वो फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट इमोशनल पर्सपेक्ट, फिर सोशल पर्सपेक्ट। दिस विल बी अवर होलिस्टिक एप्टीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्वेंट्स। क्यों? क्योंकि उनको सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है, फिजिकल कैपेसिटी चाहिए होती है। अगर आईपीएस में हमने देखा है ना, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स कि इतनी हाइट से कम यू कैन नॉट बी आईपीएस, और उनकी रिगरस ट्रायल्स ट्रेनिंग्स होती हैं जिससे डिटरमाइन करते हैं कि वेदर यू आर फिट फॉर द सर्विसेज और नॉट। और ऐसे ही मेंटल एप्टीट्यूड हमारा कैसे वो जज करते हैं, अनफेयर सी सैट से। ठीक है, और कैसे जज करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड, बाय रिगरस एग्जामिनेशन प्रोसेस। 2 दिन में ही 3 पेपर हो रहे हैं, 6 पेपर हो रहे हैं, 5 पेपर हो रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स डू दे डू, हमारा एप्टीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए दे मेक अस गो थ्रू ट्रेनिंग पोस्ट अवर सिलेक्शन, जो होती है लबासना में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होलिस्टिक एप्टीट्यूड। फिर वंस यू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज, उसमें भी मिड करियर ट्रेनिंग्स रहती है। सो एक होलिस्टिक एप्टीट्यूड बनाना फॉर अ सिविल सर्वेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो जब भी फाउंडेशनल वैल्यूज की बात हो या कोई भी वैल्यूज पूछे, तो हमेशा इस सेकेंड एआरसी 10th रिपोर्ट को अपने आंसर में कोट करके आना कि सेकेंड एआरसी 10th रिपोर्ट हैज हाईलाइटेड सम फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। अब उन वैल्यूज को एक एक कर समझते हैं, इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। हर वैल्यू की तुम्हें क्या हो पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो वो प्रैक्टिस कर लो, और उसके 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लो, और एक उसकी कोट याद कर लो। ठीक है, अब इसी से ही तुम्हारा पूरा आंसर बन जाएगा उस वैल्यू का। अब देखो इंटीग्रिटी क्या होती है। इंटीग्रिटी टू बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन अवर थॉट, स्पीच एंड एक्शन। थॉट, स्पीच एंड एक्शन, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी फील एंड व्हाट वी डू, उन तीनों का जो बाइसेक्शन है या ट्राइसेक्शन है, दैट इज इंटीग्रिटी। ये डायग्राम हमेशा बनाकर आना जब भी इंटीग्रिटी का क्वेश्चन आए। फिर इट इज मोरालिटी इन एक्शन एंड इंटेलेक्चुअल करेज। ये हो गया हमारा जुमला, इसको आंसर में डालो। फिर एक और बढ़िया सी लाइन है, जब भी इंटीग्रिटी पे वो भी कोई क्वेश्चन पूछे, हमेशा ये लाइन तुम्हारे आंसर में दिखनी चाहिए, दैट इट इज डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। एग्जाम्पल, फिर जैसे ही तुम वैल्यू की डेफिनेशन लिख रहे हो उसके बाद एकदम से एग्जाम्पल लिखो। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स एट नाइट। अब्दुल कलाम ने क्या किया, ही पेड बिल फॉर हिज फैमिली स्टे एट राष्ट्रपति भवन। फिर सत्येंद्र दुबे के केस में इन दोनों का नाम वेरी वेरी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलरली इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल्स में। ही एक्सपोज एनएचआईए के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में करप्शन, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज शॉट डेड। ठीक है, इसी के बाद फिर गवर्नमेंट ब्रॉट विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ऑलराइट, फिर एस मंजुनाथ के केस में भी सिमिलर फेट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि एक्सपोज ऑयल स्कैम। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज आल्सो शॉट डेड। सो दे शोड इंटीग्रिटी, दे डिडंट बैक डाउन। उन्हें पता था कि राइट थिंग क्या है, भले ही उनकी जान चली गई, बट दे वर डूइंग द राइट थिंग। सो ये होती है इंटीग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। अब सेकेंड वैल्यू आती है हमारी इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, एक्टिंग विदाउट प्रेजुडिस एंड बायस। इट मीन्स बीइंग फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी के भी बीच में। बट अब खुद सोच कर देखो, क्या इज इट ऑलवेज प्रैक्टिकल, या हमेशा ऐसा करना सही है या नहीं। ठीक है, हमेशा ऐसा करना सही नहीं है, बिकॉज नॉट डूइंग बैड डजंट मीन यू आर डूइंग गुड। मान लो कि तुम एक सिविल सर्वेंट हो, ठीक है, और एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो। पॉलिसी के लिए देयर इज अ क्यू, तुम्हारे ऑफिस के बाहर क्यू लगा हुआ है। अब क्यू में ओल्ड एज सिटीजन भी हैं, ठीक है, जवान भी हैं, यंग पीपल भी हैं, और लेट्स से विमेन भी हैं। तो अब क्या लॉजिक तुम्हें, या क्या जस्टिस और फेयरनेस तुम्हें क्या सिखाती है? क्या इन सब के लिए एक सेम क्यू होना चाहिए,
या अलग अलग क्यू होना चाहिए? क्या ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देना चाहिए बाय मेकिंग डिफरेंट क्यू? ठीक है, कॉमन सेंस है, टू इंश्योर फेयरनेस देना चाहिए। हेंस हमेशा इम्पार्शियल होना सही नहीं है। कभी कभी टू इंश्योर जस्टिस विल हैव टू टेक अनदर स्टेप, जिसके लिए जो वल्नरेबल या मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी या इट इज नॉट ऑलवेज फीजिबल टू बी इम्पार्शियल। अब इम्पार्शियलिटी के पर्सपेक्टिव देखो, इन पॉलिटिकल एज वेल एज पब्लिक स्फेयर में क्या होती है इम्पार्शियलिटी? मतलब वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी एक्सेट्रा। मान लो तुम्हारे पास स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, 5 लोग आए, अब तुम अपने रिलीजन या कास्ट के लोगों को बेनिफिट नहीं दोगे, यू विल बी एक्टिंग विदाउट बायस। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखते हैं अंडर आर्टिकल 14, 15, 16। ठीक है, अब पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी क्या होगी? विदाउट पॉलिटिकल बिलीफ्स। अब चाहे तुम लेफ्ट हो, राइट हो, यू सपोर्ट कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, कोई भी तुम आइडियोलॉजी सपोर्ट करते हो, बट you will act without political bias या beliefs. This is why it is very important civil servants के लिए, because what they have to do is they have to serve country, serve the people rather than any political party. All right, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पर। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? नॉन पार्टीसनशिप। अब नॉन पार्टीसनशिप का मतलब होता है एक्टिंग विदाउट पॉलिटिकल बायस। अब जो हमने देखा था ना पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू नॉन पार्टीसनशिप। नॉन पार्टीशनशिप का मतलब है एक्टिंग विदाउट पॉलिटिकल बायस, और सिविल सर्वेंट शुड रिमेन नॉन पॉलिटिकल इन नेचर, अनअफेक्टेड बाय पॉलिटिकल चेंजेस एंड आइडियोलॉजी। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, यूपीए हो, एनडीए हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, you should be unaffected by political changes and ideology. You are here to serve the constitution, you are here to serve the people of India, not any particular party or ideology. अब अगर नॉन पार्टीशनशिप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी विल बी गवर्न्ड बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी rather than their फाउंडेशनल वैल्यूज या सिविल सर्विसेज के ईथोस। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देयर विल बी संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। करप्शन इनहेरिट हो जाएगी सोसाइटी में, एक कोल्यूजन बन जाएगा और एक विशियस साइकिल बन जाएगी, नेक्सस बन जाएगा उनके बीच में। पॉलिटिशियंस आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो सपोर्ट करेंगे ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करेगी करप्ट प्रैक्टिसेस और पॉलिटिशियंस को। ठीक है, उससे क्या होगा? देयर विल बी ए राइज ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। फिर वो वापस से पार्लियामेंट में एंटर करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, सेम गोज एंड ये विशियस साइकिल बन जाएगी एक। तो एक करप्शन इनहेरिट हो जाएगी हमारी सोसाइटी में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स टू बी नॉन पार्टीशन। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और आंसर में भी इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझा कर आना, जैसे कि 1984 राइट्स, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स, व्यापम एक्सेट्रा, सब में हमने देखा कि देयर इज एन एलिज नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ऑलराइट, जहां पॉलिटिशियंस ही ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिल गए, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और नुकसान किसका हुआ? पब्लिक। दिस इज वाई नॉन पार्टीशनशिप इज इंपॉर्टेंट। फिर हम लिखेंगे या कंक्लूड करना होगा तो इससे कंक्लूड करना कि वी नीड अ ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, फिर डार्केस्ट प्लेसेस इन हेल आर रिजर्व फॉर दोज हु रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग अ मॉरल क्राइसिस। मॉरल क्राइसिस अगर तुम्हारे पास आया तो यू शुड नेवर बी न्यूट्रल, हमेशा तुम्हें एक्ट करना ही होगा। अब एग्जाम्पल समझ लो, किसका एग्जाम्पल हो गया? जैसे कि धृतराष्ट्र हो गया या फिर द्रोणाचार्य हो गया। महाभारत में हमने देखा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दे डिडंट एक्ट, दे रिमेन्ड न्यूट्रल। इसीलिए इसीलिए अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रिंग इन योर मोरालिटी टू। अब ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही तुम्हें केस स्टडीज मिलेंगी जहां पर एक तरफ तुम्हारी वैल्यू होगी
और दूसरी तरफ मोरालिटी। फिर ये बन जाएगा डिलेमा। ठीक है, फिर वो कहेगा तुम्हें एक साइड पिक करने के लिए। तो ultimately what you have to do is you have to be moral, you have to be ethical, and you have to act based upon the constitutional values. All right. अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिंग बेस्ड अपॉन मेरिट एंड फैक्ट्स विदाउट बायस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बट अगेन जैसे वही हो गया इम्पार्शियलिटी की तरह, इट इज़ नॉट ऑलवेज डिजायरेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं पर डिस्क्रिप्शन आ जाता है और हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहां हमें फेयरनेस चाहिए होती है। अब मान लो कि कोविड वैक्सीन ही देख लो, तो सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन किसे देनी चाहिए? क्या कहता है लॉजिक? ठीक है, अब तुम सबसे पहले अपने भाई को, बहन को दे दोगे कोविड-19 की वैक्सीन, या फिर कोविड वॉरियर्स को दोगे? फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, इन्हें मिलेगी। ठीक है, तो हमें कभी-कभी क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिविटी हटाकर फेयरनेस की तरफ जाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिविटी। अब इसके बाद है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। दिस इज सिंपल, पब्लिक सर्विस की तरफ हाईएस्ट कमिटमेंट से काम करना। अब इसके कुछ एग्जांपल, ये एग्जांपल अच्छे से रट लो और इन्हें सेम अपने आंसर्स में यूज करके आओ। आर्मस्ट्रांग पामे पीपल्स रोड इन मणिपुर, कौटिल्य ने किया फॉर मगध, एम एस स्वामीनाथन ने किया ग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसे ही टी एन शेषा फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग टू टैकल नक्सलिज्म के लिए किया ये आमचो बस्तर, आमचो पुलिस। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है हमारी? एम्पैथी। अब सब भी हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आए सिंपैथी, एम्पैथी या कंपैशन का, उसमें ये डायग्राम चाहिए ही चाहिए। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर्स प्लेस, पर्सन्स प्लेस टू अंडरस्टैंड हिज पेन एंड सॉरो। तुम्हारे लिए एज अ सिविल सर्वेंट सोचो कि ये वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली पॉलिसी बनानी है, इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो you'll have to be considerate about others while making it, while implementing it. फिर कंपैशन का क्या मतलब होता है? कंपैशन होता है एक्टिव डिजायर टू एलिविएट अदर्स सफरिंग। अब इसमें कुछ एग्जांपल समझो। कंपैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट्स के लिए। अगर उन्हें सोसाइटी में सोशल गुड अचीव करना है, तो जो भी हमारे सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, whatever the good we see in society, it is only possible because of compassion. ऑलराइट, अब ये देखो कंपैशन कोई ऑपरेशन सुलेमानी, आईएएस प्रशांत नायर, उसने देखा एक तरफ खाना वेस्ट होता है, ठीक है, एक तरफ रोड पर लोग भूखे सोते हैं। व्हाट ही डिड, दोनों को मर्ज कर दिया, उनको टोकन्स दे दिए, जाकर होटल से खा लो रात को। ठीक है, तो ऐसी जो सिविल सर्वेंट्स में क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, सोशल इम्पैक्ट चाहिए, उसके लिए फाउंडेशन कौन देगा? कंपैशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोनू सूद, इतनी एड प्रोवाइड करवाई उसने ड्यूरिंग कोविड-19। अब इसके साथ भी हमेशा ये जुमला और कोट डालकर रखना कि इफ एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी इज अ ट्री, देन कंपैशन इज द रूट ऑफ दैट ट्री। ऑलराइट, फिर अगर कभी भी क्वेश्चन आए विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्वेंट्स और उसमें कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, तो ये याद रखना हमेशा, टू वॉक अमंग द किंग्स एंड येट नॉट लूज द कॉमन टच इस काइंड ऑफ एटीट्यूड रिक्वायर्ड फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स। इसका मतलब दे शुड ऑलवेज बी हम्बल, ग्राउंडेड, ना कि वो सीधा जाकर पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर का ऑफिस कब्जा लें। ठीक है, तो दे हैव टू बी ग्राउंडेड एंड दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल, दे शुड नॉट लूज द कॉमन टच, तभी दे टर्न इनटू एक्सीलेंट सिविल सर्वेंट्स। फिर टॉलरेंस, अब वो पूछेगा कि आज की सोसाइटी में टॉलरेंस क्यों जरूरी है? वी ऑल नो किस लिए जरूरी है। ठीक है, बिकॉज क्या चल रहा है सोसाइटी में? पीपल आर बीइंग डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, इतना सारा डिवीजन हो रहा है, विच इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट आवर मल्टीकल्चरल सोसाइटीज एंड आवर ईथोस। तो टॉलरेंस किस लिए जरूरी है और टॉलरेंस का मीनिंग क्या है? इट इज एन एक्ट और कैपेसिटी ऑफ enduring डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज एंड प्रैक्टिसेस इन आवर एनवायरमेंट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। फिर इट इज नेसेसरी टू लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी डिस्पाइट डिसेंट व्यू पॉइंट्स।
ऑलराइट, चाहे किसी और का एक अलग व्यू पॉइंट हो, व्हाट यू विल डू इज यू विल बी टॉलरेंट टुवर्ड्स हिम और हर। एग्जाम्पल, अशोका के धम्मा में टॉलरेंस एडवोकेट किया, फिर अकबर का दीन ए लाई। ऑलराइट, अब इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर वैल्यूज जो सिविल सर्वेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें you'll have to use in your answers, या फिर वो डायरेक्टली इनमें से कोई वैल्यू पूछ भी सकता है कि इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले की करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन मतलब एडहेरेंस टू वंस बिलीफ इवन इन एडवर्स सिचुएशंस एंड थ्रेट्स। तुम एक सिविल सर्वेंट हो, पोस्टेड हो, तुम्हें कोई आकर थ्रेट दे रहा है, ठीक है, ही विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। तुमने हमारे अगेंस्ट हैक किया तो हम एक हैरेसमेंट का केस कर देंगे तुम्हारे अगेंस्ट, बट यू विल नॉट बैक डाउन बिकॉज यू नो यू आर राइट। तो दिस इज करेज ऑफ कन्विक्शन। चाहे कितनी भी खराब सिचुएशंस हो, कितने भी थ्रेट्स आए, मंत्री जी से आए, संतरी जी से आए, माफिया से आए, किसी से भी आए, यू विल नॉट बैक डाउन। ऑलराइट, ये हो गया हमारा करेज ऑफ कन्विक्शन। बिकॉज यू नो कि बिलीफ क्या है, यू नो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तुम्हारी वैल्यूज क्या कहती है। फिर स्पिरिट ऑफ सर्विस, selfless and dedicated service to others. It means doing your duties efficiently with due diligence and devotion. अब स्पिरिट ऑफ सर्विस किस किसने दिखाई, सोचो और एग्जांपल्स। जहां यहाँ लिखे हैं उसके बियॉन्ड भी खुद सोचो एग्जांपल्स, जैसे मदर टेरेसा ने दिखाई, ठीक है। फिर सुलभ इंटरनेशनल क्या कर रहा है, पब्लिक टॉयलेट्स एंड हाइजीन की तरफ लेकर जा रहा है, स्वच्छ भारत की तरफ जा रहा है। अक्षय पात्र फाउंडेशन इतने सारे होमलेस को फीड कर रहा है। फिर सेंस ऑफ मिशन, फोकस एंड डायरेक्शन ओरिएंटेड टू अचीव आउटकम्स, जैसे ऑपरेशन फ्लड, मिल्क रेवोल्यूशन किसने चलाया था, ये बताओ, उनका नाम क्या था। दिस इज अ सेंस ऑफ मिशन। इसके अलावा डाल दो चंद्रयान, इसरो, फेल हो गए, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, फिर से लॉन्च किया, अचीव सॉफ्ट लैंडिंग बिकॉज दे वर oriented to achieve outcomes and they were focused. This is sense of mission. फिर magnanimity, being great of mind and heart, magnanimity of Alexander towards the captive Porus. उसके बाद forbearance, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, forbearance स्पेसिफिकली आज की सोसाइटी में अगर हम देखें, करेज ऑफ कन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस और forbearance, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। forbearance किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टू शोइंग पेशेंस इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, नॉट एक्टिंग विदाउट इम्पल्स और प्रोवोकेशन। तुम गए राइट्स को सुलझाने के लिए, ठीक है, वहां पर तुमने देखा और किसी ने आकर तुम्हें ही प्रोवोक कर दिया, तो तुमने क्या ऑर्डर कर दिया कि लाठी चार्ज कर दो सब पर। तो ऐसी प्रोवोकेशन से तुम्हें एक्ट नहीं करना, यू डू नॉट हैव टू एक्ट अंडर प्रोवोकेशन। इसका प्राइम एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अजीत डोभाल साहब देख लो, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट चल रहे थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, ही वेंट देयर ऑन द ग्राउंड, उन्होंने समझाया बंदों से मिलकर, ठीक है। तो इसीलिए फॉरबियरेंस जरूरी है मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एज अ सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट है हमारा फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है फॉर्मल ऑब्लिगेशन या लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स। अब ये हमारे जितने भी हम प्रोफेशन देख लें, हर प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, ठीक है, जर्नलिस्ट हो, सबकी एक ना एक फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ही है कि अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट में एक्ट करना। ऑलराइट, अब ये किसी लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है ताकि अपने वो प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करके रख सकें। अब इसको ज़रूर, इन सब कीवर्ड्स को, वैल्यूज़ को ज़रूर से ज़्यादा अपने केस स्टडीज़ में यूज़ कर कर दिखाना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू सम पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछे, देखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रिटी, अब ये सब हैं, उसने 3-3 मार्क्स के पूछे, तो यूजुअली क्या होता है, इतनी सी स्पेस रहती है उधर, इसी में ही तुम क्या करना, सीधा डेफिनेशन, उसकी रेलेवेंस क्या है, या इसने क्या पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो सीधा डेफिनेशन ही बतानी है इसमें और एग्जांपल दे देना और यहाँ पे डायग्राम बना देना। इंटीग्रिटी बता देना, doing the right thing even when no one is watching, perseverance, spirit of service एग्जांपल देकर आओ, कमिटमेंट एग्जांपल, करेज ऑफ कन्विक्शन डेफिनेशन दी, फिर एग्जांपल, ठीक है। अब तुम्हारे एंड पर तुम्हें क्या करना है, इन सब वैल्यूज के
2 से 3 एग्ज़ाम्पल्स ढूँढ के रखो और वो एग्ज़ाम्पल होने चाहिए डाइवर्स। एक तो सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव में दिखाओ, एक माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव में लेकर आ जाओ, ठीक है? और एक हिस्ट्री या आईआर या फिर स्पोर्ट्स से उठा लो। ऐसे मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स अपने पास बनाकर तैयार रखो। जैसे ही वहाँ दिखे उसकी डेफिनेशन लिख दो और उसका एग्ज़ाम्पल लिख दो। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। Why should impartiality and non-partisanship be considered as foundational values in public services, especially in the present day socio-political context? Illustrate your answers with example। देखो उसने खुद ही पूछ लिया, एग्जाम्पल से बताओ। अब वो पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, तुम्हें एग्जाम्पल्स डालने ही है वहां पे। पहले हम इंट्रो में बता देंगे इम्पार्शियलिटी क्या है, नॉन पार्टीशनशिप क्या है, डेफिनेशन, फिर एक एग्जाम्पल दे देंगे, फिर बता देंगे उसको कॉन्टेक्स्ट से लिंक करके इसकी डिमांड से कि वाई दे आर कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल वैल्यूज। किसने बोला है? सेकेंड ARC 10th रिपोर्ट, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। फिर हमें एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि उसकी रेलेवेंस क्या है, वाई दे आर द फाउंडेशनल वैल्यूज इन प्रेजेंट सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। किस लिए? एथिकल एंड फेयर डिसीजन मेकिंग के लिए, टू एक्ट विदाउट पॉलिटिकल बायस, फिर टू अपहोल्ड और प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ऐसे ही कर कर 2-3 पॉइंट्स और बना दो। फास्ट एंड फेयर डिसीजन मेकिंग, टू अपहोल्ड सिविल सर्विसेज वैल्यूज, ऐसे करके पॉइंट्स, फिर हर किसी के साथ एग्जाम्पल, क्योंकि उसने लिखा है इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। उसके बाद कंक्लूजन में बता दो कि दीज वैल्यूज हेल्प इन बिल्डिंग अप सिविल सर्वेंट्स और उनकी क्या नेसेसिटी है। ऑलराइट, सिंपल। फिर एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। सबसे पहले क्या पूछा? ट्रांसपेरेंसी। तो उसने पूछा रेलेवेंस बताओ। तो रेलेवेंस पूछता है तो पहले उसकी डेफिनेशन दे दो, क्या है ट्रांसपेरेंसी, फिर रेलेवेंस बता दो। फिर अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन पढ़ लिया, स्पिरिट ऑफ सर्विस। ये बाकी जो 3 है ना, ये हम कमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन पहले वाले की तरह ही है। अब नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रियल लाइफ। फिर उसने पूछा एग्जाम्पल्स देके समझाओ। अब इंटीग्रिटी क्या है हमारी इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। इंटीग्रिटी क्या है? टू बी ऑनेस्ट, कंसिस्टेंट थॉट, स्पीच एंड एक्शन, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। फिर एग्जाम्पल देकर हमने बता दिया, ये डायग्राम भी बना दिया, इधर उसको लेबल भी कर दिया। अब उसने पूछा है इट इज अ कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज, यानी कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल है ये, एडवर्ड स्नोडेन के केस में। उसने क्या देखा? स्नूपिंग चल रही है, ही एक्सपोज्ड इट NSA में, भले ही द गवर्नमेंट केम डाउन हैवीली ऑन हिम, उसके बाद भी ही डिडंट बैक डाउन बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ही न्यू दिस इज नॉट द राइट थिंग, स्नूपिंग करना, दैट टू अनऑथराइज स्नूपिंग करना। फिर एस मंजुनाथ का एग्जाम्पल दिखाओ, कैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में करप्शन एक्सपोज करी। ठीक है, फिर दिखाएंगे इज अ कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज। चाहे उनके पास कितने भी डिलेमा आ रहे थे, कितना भी प्रेशर आया उनके ऊपर, भले ही बेचारे मंजुनाथ की तो जान भी चली गई, ही लॉस्ट हिज लाइफ, बट ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज प्रिंसिपल्स। फिर कंक्लूजन देखो, एक बढ़िया सी लाइन है इसकी, just as we cannot make a good dish without salt, similarly, we cannot make a good civil servant without integrity। ऐसी लाइन लिख कर आओ कंक्लूजन में सीधा, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, should impartial and being non-partisan be considered as indispensable qualities to make successful civil servant। पहले हम बता देंगे, वही सिमिलर क्वेश्चन आ गया पिछली बार की तरह, देखा इम्पार्शियल एंड नॉन पार्टीशनशिप वाला जो था। तभी बोलते हैं PYQs क्यों इंपॉर्टेंट है करने, इसीलिए इंपॉर्टेंट है करने। उसी की लैंग्वेज चेंज करके वो नया क्वेश्चन बना देता है। इम्पार्शियल एंड
नॉन पार्टीशनशिप समझा दिया। अब हम बताएँगे कि इज़ इट इंडिस्पेंसेबल? इंडिस्पेंसेबल है या नहीं? तो 2 साइड से कहानी है, तो बता दो उसका पॉज़िटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? हमेशा मैंने पहले ही बताया था कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बी इम्पार्शियल एंड नॉन पार्टीशन एवरी टाइम एंड इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज़ न्यूट्रैलिटी, ये लिख कर आना लाइन, न्यूट्रैलिटी इज़ अ रोबोटिक सिन। फिर क्या बताई थी लाइन? डार्केस्ट प्लेसेस इन हेल आर रिजर्व्ड फॉर दोज़ हू रिमेन क्वाइट ड्यूरिंग, फिर हम उसमें लिखेंगे कि क्यों, इम्पार्शियलिटी के पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव क्या हैं, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट और उसके कंसर्न्स क्या हैं। कि फिर वही एग्ज़ाम्पल आ गया, कोविड-19 में किसको सबसे पहले वैक्सीन दोगे? तुम्हें फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम बनानी है, किसको प्रायोरिटी दोगे? ओल्ड एज को दोगे, वुमेन को दोगे, प्रेग्नेंट वुमेन को दोगे, यूथ को दोगे, किसे दोगे? ठीक है? फिर इसके बाद नॉन पार्टीसनशिप, कौन-सा ऐसा सिनेरियो है जहाँ there is a negative connotation associated with it. You'll have to write it and explain it with an example. फिर बताएँगे कि there is a need to be a right balance और हमें we have to be guided by the values of justice, fairness. फिर स्वामी विवेकानंद की अप्रोच ले आओ, service to mankind is service to God and based upon our constitutional ethos हमें एक बैलेंस की ज़रूरत है। ये बन जाएगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है? बहुत ही अच्छा-सा आंसर बन जाएगा इसका सिंपल सा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इंटीग्रिटी इज़ अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई विद सूटेबल एग्जांपल्स। पहले बता देंगे इंटीग्रिटी क्या है, डायग्राम और कोड। ऑलराइट, अब बताएंगे इट इज़ अ वैल्यू दैट एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों ज़रूरी है इंटीग्रिटी। अब तेंदुलकर का एग्जांपल देकर समझा दो। तेंदुलकर की केस में हमने देखा ना, वैसे ही वो बेचारा जब भी आउट होता था, चाहे अंपायर तब तक डिसीजन भी नहीं लेता था, उसे पता था कि बॉल एज लगी है एंड वो खुद ही पिच छोड़कर चला जाता था। These this guy was a man of integrity। ठीक है? अब ह्यूमन बीइंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? किस लिए इंपॉर्टेंट हुआ? उसकी ग्रोथ के लिए, उसके एथिकल, फास्ट एंड फेयर डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है? जो लोग मैन ऑफ इंटीग्रिटी होगा, ही विल बी एबल टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। ठीक है? ही विल नॉट बी वरीड, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस नहीं होगा। देयर वोंट बी एनी गिल्ट, रिमोर्स या फिर डिसोनेंस। ऐसे तुम आंसर लिख कर आओ, ये सब कीवर्ड्स यूज़ करो अपने आंसर में। ठीक है? फिर जिन लोगों की इंटीग्रिटी है दे कैन बी गुड लीडर्स, एक अच्छा वर्क कल्चर बना सकते हैं। अगेन कीवर्ड आ गया सिलेबस से ही उठाया हुआ, हेल्दी वर्क कल्चर के लिए। फिर गवर्नमेंट में क्यों ज़रूरी है? क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के लिए। कंपैशन, एम्पैथी के साथ इंटीग्रिटी भी ज़रूरी है। ऐसे हमारे 7 टू 8 अच्छे से पॉइंट्स लिख दो विद एग्ज़ाम्पल्स, एग्ज़ाम्पल देकर ये समझा दो और इंट्रो, कंक्लूजन, कोट और बैकिंग। आराम से यू विल बी गेटिंग इसमें 5 या 5 एंड हाफ मार्क्स। दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर 10 में से। ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये। इन सब वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स में यूज़ करो। इनके एग्ज़ाम्पल्स लिख कर रख लो। इनके साथ कोड्स, डायग्राम, इनकी डेफिनेशंस रट लो। ऑलराइट? सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। कल एक और वीडियो हम डालेंगे इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की। सो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।